नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गुदारा। आपका स्वागत अपने YouTube चैनल गुदारा एजुकेशन सेंटर में। देखिए दोस्तों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमारे द्वारा डाली गई वीडियो है वो पसंद आ रहे होंगे और समझ भी आ रहा होगा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक होगा पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन। सबसे पहले हमें कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले तो हमें उसके नाम का क्लियर होना चाहिए, उसके नाम के बारे में कि ये है क्या, कहना क्या चाह रहा है। पंचायती राज व्यवस्था पढ़ के देखिए इसको कि पंचायती राज व्यवस्था या इसको हम क्या कह सकते हैं, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय यानी मतलब स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाने वाला स्वशासन। देखिए, हमारे भारत के अंदर जो शक्ति है उसका विभाजन किया गया है दो स्तर पर। ठीक है, दो स्तरों के ऊपर शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक तो है संघ स्तर पर और दूसरा किया गया है राज्य स्तर पर। अब देखिए, आप यहाँ पे जो पीएम है या जो सीएम है वो बैठे हुए हैं और क्या वो डायरेक्ट रूप से गांव के अंदर जो प्रशासन चल रहा है या गांव के अंदर किस चीज़ की समस्या है, शहरों के अंदर किस चीज़ की समस्या है, क्या यहाँ पर जो बैठे हैं उनको डायरेक्ट रूप से पता चल सकता है कि वहाँ पर क्या समस्या है? नहीं पता चल सकती। तो बस इसी गांव की या फिर शहरों की दशा को सुधारने के लिए ये कुछ शक्तियों का विभाजन किया गया है ताकि गांव में भी विकास किया जा सके, शहरों के अंदर भी विकास किया जा सके। उस व्यवस्था को सुधारने के लिए इन शक्तियों को, यानी ये जो शक्तियां हैं, आगे लोगों के अंदर बांट दी गई है। उसी को हम कहा जाता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब बांट देना, कि ये शक्तियां आगे और बंटी हुई है। फिर क्या है, गाँव के अंदर ही स्थानीय जो वहाँ के जो स्थान के आसपास मतलब उस स्थान के जो लोग होते हैं उन स्थान के लोगों को ही चुन लिया जाता है। कुछ मतलब सभी जो लोग होते हैं उनके द्वारा वोट देकर यानी चुनाव के द्वारा उनको चुन लिया जाता है। फिर उनको चुन के फिर वो अपने गांव के अंदर या शहर के अंदर जो भी समस्या, उस समस्या का निराकरण करेंगे और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से उनको क्या मिलता है? फंड मिलता है। उस फंड के माध्यम से अपने वो गांव और शहर का विकास करते हैं। यही क्या होती है? स्थानीय स्वशासन। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि उस स्थान के लोगों के द्वारा किया जाने वाला स्वशासन। ये पंचायती राज व्यवस्था मतलब पंचायत कहाँ होती है? गाँव के अंदर होती है। तो पंचायत की जो व्यवस्था या राज चलाने की जो व्यवस्था होती है उसी को पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। देखिए, ये जो लोग होते हैं यहाँ पर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बैठे होते हैं, तो इनके द्वारा शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। और जो गांव के अंदर या शहर के अंदर जो लोग होते हैं वहाँ से मतदाताओं के द्वारा वो अपने वोट देकर यानी एक योग्य व्यक्ति को या एक योग्य उम्मीदवार को चुन लिया जाता है, यानी जो उनको सही बेस्ट लगता है, ताकि वो अपने गांव की समस्याओं का निराकरण कर सके। फिर इनके द्वारा कुछ सहायताएं उपलब्ध करवाई जाती है और ये अपने गांव का विकास करते हैं। बस यही है पंचायती राज व्यवस्था, यानी इसके नाम से। अब ये पंचायती राज व्यवस्था है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, ये पुरानी मतलब ये बहुत प्राचीन समय से ही ये व्यवस्था चल रही है। बस इसका मतलब थोड़ा सा काम करने का तरीका है या फिर इसका क्योंकि जैसे जैसे समय बदला था इसका काम करने का तरीका, क्योंकि मनुष्य का जैसे जैसे रहने का, सहन का तरीका बदलता गया, इसका भी तरीका। लेकिन ये व्यवस्था बहुत प्राचीन है, ये वैदिक काल से चली आ रही है। वैदिक काल में भी इस प्रकार की व्यवस्था मौजूद थी गांव के अंदर। तो वैदिक काल में भी थी, ये मौर्य काल में भी थी, गुप्त काल में भी थी। गुप्त काल में इसको मुग्धक कहा जाता था, यानी नाम अलग था और व्यवस्था जो इस प्रकार की थी ये ऐसे ही थी, बस इसका नाम अलग था। और जो यानी लोगों के रहने का जो स्तर बदलता गया, जो उनका बदलता गया, तो इस व्यवस्था का भी स्तर बदलता गया। लेकिन बीच में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो ये जो व्यवस्था है ये मतलब एक प्रकार से गायब हो गई। फिर क्या होता है कि 1882 ईस्वी के अंदर लॉर्ड रिपन के द्वारा, जो लॉर्ड रिपन थे, इनके द्वारा एक मतलब पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो इस प्रस्ताव को क्या कहता है? पंचायती राज व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? कि 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उसी को पंचायती राज व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर क्या है, ये आगे आगे इसकी मांग होती गई, यानी पंचायती राज व्यवस्था को कि वापस से बहाल किया जाए ताकि गांव का या फिर शहरों का भी विकास हो सके। तो 14 फरवरी
ये भी आपको ध्यान रखना है कि 14 फरवरी 1916 ईस्वी को महात्मा गांधी ने भी कहा, ठीक है, महात्मा गांधी ने भी कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो वापस से आनी चाहिए। ये महात्मा गांधी का आपको डेट याद रखनी है, 14 फरवरी 1916 ईस्वी को इन्होंने एक ग्राम स्वराज्य की अवधारणा दी और उसमें कहा कि पंचायती जो व्यवस्था है इनको वापस से पुनर्जीवित की जाए। तो इस तरह यानी इस पंचायती राज व्यवस्था को वापस से लाने के लिए कुछ कमेटियां बनाई गई। उन कमेटियों ने, किसी कमेटी ने कहा कि 2 सत्र पर होनी चाहिए, किसी ने कहा कि 3 सत्र पर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन वहीं से बनते हैं कि कौन सी कमेटी ने क्या कहा था, किस कमेटी की स्थापना कब हुई थी, वो हम आज पढ़ेंगे इसके बारे में। और फिर ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये संविधान में क्या, ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब शुरुआत में जो पंचायती राज व्यवस्था थी ये क्या, कौन से अंदर ये भाग, कौन से भाग के अंदर, ये अनुच्छेद कौन से अंदर के थी, ये अनुच्छेद थी 40 के अंदर। पंचायती जो राज व्यवस्था है इसको अनुच्छेद 40 के अंदर थी। और उस टाइम ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनका भाग थी। अब नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो भी दिया गया होता है उसका क्या होता है कि वो किसी भी राज्य के द्वारा लागू करना कोई कंपलसरी नहीं होता, कि जो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो भी उनको मतलब करने के लिए जो कहा गया होता है कि वो कंपलसरी नहीं होता, वो उस राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। यानी उसके नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो कुछ भी दिया गया है उसको हम कोर्ट में यानी जो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में उसके खिलाफ हम कोई जाकर कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ये कुछ दिया गया और राज्य ये लागू नहीं है। वो उस राज्य के फंड के ऊपर या उस राज्य की व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो राज्य करने के काबिल है या नहीं। तो ये पंचायती राज व्यवस्था भी स्टार्टिंग में अनुच्छेद 40 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का भाग था। यानी उस टाइम वो उस राज्य के ऊपर डिपेंड था, हर राज्य के अंदर, कि वो इस चीज़ को लागू करे या ना करे। लेकिन फिर आगे आगे क्या होता गया कि कुछ कमेटियां बनती गई और उन कमेटियों के माध्यम से ही फिर इसको संविधान में दर्जा दिया गया। वो हम पूरा पढ़ेंगे आज। देखिए ये देखिए आप, ये पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कि पंचायती राज व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं। ये किसका है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब मैंने आपको बताया कि विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा कर देना। यानी राज्य स्तर से, सेंट्रल से राज्य, राज्यों से फिर आगे इसका गांव के अंदर भी शक्ति का और बंटवारा, यानी कुछ लोगों को शक्तियां दे दी जाए ताकि वो यानी इस इन शक्तियों का प्रयोग करके अपने गांव का, अपने शहरों का विकास कर सके। यही होती है लोकतांत्रिक। ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण किसे माना जाता है। तो ऑप्शन में वो कई ऑप्शन देगा जिसमें एक आपको ये पंचायती राज व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन भी मिलेगा, तो यही उसका आंसर होगा। तो ये स्टार्टिंग में अनुच्छेद 40 का भाग था और इसका पंचायती राज व्यवस्था को लाने के लिए कुछ कमेटियां बनाएगी, जिसमें से सबसे पहली कमेटी बनी थी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 के अंदर। ये आपको डेट याद रखनी है कि 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी। इस बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 सत्र पर होनी चाहिए। ठीक है, कि 3 सत्र पर होनी चाहिए। ये इस बलवंत राय मेहता कमेटी ने सिफारिश करी थी कि ये ग्राम स्तर पर होनी चाहिए या फिर ये जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति होनी चाहिए, जिला स्तर पर भी होनी चाहिए, यानी ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, ये तीनों स्तर पर होनी चाहिए। फिर एक कमेटी 1977 के अंदर एक और कमेटी आती है जिसका नाम होता है अशोक मेहता कमेटी। तो इस अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 2 स्तर पर ही होनी चाहिए, एक तो गाँव पर और एक जिला। यानी उन्होंने ब्लॉक स्तर पर है वो मान्यता नहीं दी। इन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ एक गांव पर हो और एक जिला स्तर पर। इन्होंने तो यही पूछा जाता है एग्जाम में कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर पर कहा था, तो 3 स्तर पर। अशोक मेहता समिति ने कब कहा था, तो 1977 में कहा था, और कितने स्तर पर, 2 स्तर पर कहा था। फिर एक कमेटी और आती है जीपी के राव समिति। इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि इस कमेटी की स्थापना कब हुई, 1985 में आई थी, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक 1986 के अंदर, 1986 के अंदर एक और कमेटी आती है जिसको एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति के नाम से भी जाना जाता है और शॉर्ट रूप में इसको एल.एम. सिंघवी समिति कहा जाता है। इसने क्या कहा, इस कमेटी ने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संविधान में दर्जा मिलना चाहिए। यानी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर तो ये हर राज्य का
एक अपना हो गया कि वो उसको लागू करे या ना करे, यानी ये तो राज्य के ऊपर डिपेंड हो गया। अगर राज्यों के ऊपर डिपेंड हो गया तो हर गांव या शहर का विकास फिर कैसे हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि इसको संविधान में दर्जा मिलने चाहिए। तो ये भी बहुत बारी पूछता है कि किस समिति ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो ML सिंघवी समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, जिसकी स्थापना 1986 के अंदर की गई थी। और उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत की वकालत करी और त्रिस्तरीय, ये भी ध्यान रखना है कि इस ML सिंघवी समिति ने भी कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तर पर होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो बात कही वो इन्होंने भी कही, लेकिन सिर्फ एक अशोक मेहता कमेटी आपको याद रखनी है, इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तर पर ही होनी चाहिए। फिर क्या हुआ, आगे चलकर जो इसमें जो संविधान में इसको मान्यता देने के लिए फिर प्रयास किए गए। तो ये जो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति आई, इसके बाद कुछ ध्यान किया गया। तो प्रधानमंत्री थे उस टाइम राजीव गांधी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी क्या किया, जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उन्होंने 1989 को एक विधेयक प्रस्तुत किया। कौन सा विधेयक था, जो 64वां विधेयक था पंचायतों से संबंधित, 64वां विधेयक प्रस्तुत किया 1989 को। लेकिन इन्होंने जैसे ही ये विधेयक प्रस्तुत किया, संविधान में संशोधन करना चाहा, तो लोकसभा भंग हो गई। तो लोकसभा भंग हो जाने के कारण ये जो विधेयक है ये खत्म हो गया। तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को उस टाइम 1989 में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाना चाहा लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो राजीव गांधी, ये आपको ध्यान रखना है कि राजीव गांधी ने एक बार कोशिश करी थी यहाँ पर 1989 के अंदर, लेकिन फिर उनको सफलता नहीं मिली क्योंकि लोकसभा भंग हो गई ये विधेयक प्रस्तुत करते ही। फिर क्या होता है, फिर जो आगे प्रधानमंत्री आते हैं 1991 के अंदर PV नरसिम्हा राव, और उन्होंने इसको फिर संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए जो लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया। फिर उसमें क्या हुआ कि 22 दिसंबर 1992 ईस्वी को, ठीक है, 22 दिसंबर 1992 ईस्वी को ये विधेयक प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा, PV नरसिम्हा राव उस टाइम PM थे, उनके द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो इसमें 73वां संविधान संशोधन, ये यहाँ पर कौन सा था, 64वां था, उस टाइम प्रयास किया गया। अब कौन सा संविधान संशोधन आ गया, ये 73वां संविधान संशोधन ये प्रस्तुत किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया और ये आगे जाके पास हो गया, ये लोकसभा में, राज्यसभा में, और उस टाइम जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने भी साइन कर दिया। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से क्या पंचायती राज व्यवस्थाओं को संविधान में दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और 24 अप्रैल 1993 को, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 24 अप्रैल 1993 को इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया। यानी 1992 को तो ये विधेयक प्रस्तुत किया गया। जो विधेयक, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन तो 1992 में हुआ, लेकिन उसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था जो दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब, 24 अप्रैल को, क्योंकि ये संविधान में इसको दर्जा देके इसको संपूर्ण भारत में इसी दिन लागू किया गया था, इसीलिए। अब देखिए, ये 73वां जो संविधान संशोधन है 1992 में हुआ, 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ, ये 1993 के अंदर हुआ, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। फिर इसको संविधान के अंदर कौन से भाग में, भाग 9 अनुच्छेद 11 के अंदर, और भाग 9 अनुच्छेद 11 के अंदर अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया इसको, ठीक है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया, ये भाग 9, ये थोड़ा गलती से हो गया अभी। अनुच्छेद भाग 9 और अनुच्छेद कौन से हैं, 243 से लेकर 243 ओ तक, ये ध्यान रखना, 243 से लेकर 243 ओ तक था। और यहाँ पर इस पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर पर, यानी 3 स्तर पर, जो बलवंत राय मेहता या ML सिंघवी समिति के द्वारा लागू की गई, जो सिफारिश की गई थी, उसी स्तर पर इसको पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर लागू कर दिया गया। और 20 लाख से कम जनसंख्या पर 2 स्तर, ये कहा दिया गया कि जिस राज्य की या जहाँ पर जो जनसंख्या है 20 लाख से कम है तो वहाँ पर तो 2 स्तर पर होगी, और बाकी ये 20 लाख से ज़्यादा है वहाँ पर 3 स्तर पर लागू होगी। और सीटों का आरक्षण, सीटों के अंदर आरक्षण भी दिया गया। जो महिलाएं हैं, यानी जब वहाँ पर चुनाव होगा तो 1/3 तो कम से कम सीट किसकी होनी चाहिए, महिलाओं की होनी चाहिए। और आज तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं उन्होंने 1/3 की जगह 1/2 कर दिया, यानी इसको 50% कर दिया गया है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान भी एक ऐसा राज्य है जिसने आज पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में, यानी जितनी जनसंख्या होगी उसके अनुपात में दिया जाएगा। ये कोई फिक्स नहीं है, ये जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। चुनाव ये भी पूछ लिया जाता है कि जो चुनाव है वो पंचायती राज व्यवस्था के वो किसके द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि जो राज्य चुनाव, ये ध्यान रखना है आपको, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा इनके चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। अब इनका कार्यकाल, पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है वे 5 वर्ष का होता है। विघटन की स्थिति में यदि पहले ही इसका विघटन हो जाए तो 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव करवाने जरूरी होंगे। चुनाव के लिए न्यूनतम आयु, ये आयु बहुत बार पूछी गई, आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि 21 वर्ष हमारे दिमाग में लोकसभा राज्यसभा वाली 25 और 30 वर्ष याद रहती है, तो वो मत कर देना। ये पंचायती राज व्यवस्था की 21 वर्ष आयु होती है चुनाव लड़ने की। प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये वित्त आयोग का गठन किया जाएगा क्योंकि ये वित्त आयोग के द्वारा ही तो फंड मिलेगा राज्यों को। जो राज्य है वो उनके जो स्थानीय स्तर पर जो लोगों को फंड देगा, तो ये वित्त आयोग का गठन कौन करता है, यह बहुत बार पूछा गया है। तो राज्यपाल करेगा वित्त आयोग का गठन, और वित्त आयोग के गठन 5 वर्ष, हर 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष ही इस पूरे कार्यकाल होता है इसका, और 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में हर बार एक नया वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अब जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी संरचना कैसी है, यानी हमने पीछे पढ़ाई था किस स्तर पर, 3 स्तर पर है। एक तो ग्राम पंचायत है, एक पंचायत समिति है यानी ब्लॉक स्तर पर होगी, और एक जिला स्तर पर होगी जिला परिषद। अब इनके जो सदस्य हैं उनको डायरेक्ट रूप से, यानी मतदाताओं के द्वारा चुनाव के माध्यम से इनको चुना जाता है। यहाँ पर भी सदस्य चुने जाते हैं। पंचायत समिति के आपने सुने होंगे चुनाव होते हैं, और ये जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं वो इसी में ही आते हैं। फिर गांव स्तर पर जो ग्राम पंचायत है ये क्या करती है, ये जो गांव स्तर होता है, गांव के स्तर पर विकास योजना का क्रियान्वयन और रणनीति को पहचानेगी, और वहां पर यानी गांव के स्तर पर विकास योजनाओं का काम करेगी। ये जो पंचायत समिति है यानी ये क्या करेगी, ये ग्राम पंचायत को वार्षिक योजनाओं पर विचार, यानी इसकी जो वार्षिक योजनाएं हैं उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगी, और योजनाओं को जिला परिषद में, यानी इन सारी योजनाओं को ये इस जिला परिषद के पास प्रस्तुत करेंगी, और ये जिला परिषद अंत में फिर इसका समन्वय और पर्यवेक्षण करेंगी। अब यहाँ से क्या होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच, जो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जनता के द्वारा। और पंचायत समिति का मुखिया होता है प्रधान, जो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी उसके सदस्यों में से, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो तो चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन फिर वो सदस्य अपने में से ही एक प्रधान और या फिर उप प्रधान के रूप में ये चुन लेते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का भी बहुत बार पूछा जाता है कि जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो भी अपने में से ही एक जिला प्रमुख को चुन लेते हैं। तो ये आपको पूछ सकता है कि पंचायत समिति के मुखिया को क्या कहते हैं, जिला परिषद के मुखिया को क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं। और ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, जो सरपंच, ये डायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा चुना जाएगा, और ये इनडायरेक्ट रूप से यानी उन सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे, प्रधान और जिला प्रमुख होते हैं। जो सरपंच होता है ये ग्राम कचहरी, फौजदार या दीवानी न्यायालयों तक, यानी 10,000 तक के जो मामले हैं वो सरपंच अपने गाँव में सुलझा सकता है। और ये आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नाम याद रखने हैं कि जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव थे, और राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा थे। जब संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 के अंदर, उस टाइम की बात है ये। तो ये समझ आ गया होगा आपको। तो दोस्तों 1-2 बार इस वीडियो को और देख लेना आप, और कंप्लीट ये जो नोट्स आपको दिए गए हैं इनको उतार लेना अपनी कॉपी के अंदर, और बार बार इनका रिवीजन करना। बस मेन रिवीजन होता है, विद्यार्थी का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका रिवीजन। बाकी आपको समझ आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था होती है वो गांव स्तर पर गांव के लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक शासन होता है। और ये कमेटियों के नाम याद रखनी है, संशोधन कब हुआ था, लागू कब हुआ, और 24 अप्रैल वाला ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले ये पूछ लेता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई, तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान के अंदर लागू हुई, और उसके बाद दूसरा जो राज्य था आंध्र प्रदेश। तो यानी संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले ये राजस्थान के अंदर लागू हुई 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। ये भी पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को सबसे पहले कौन से राज्य ने लागू किया, तो
ये राजस्थान नहीं, ये यहाँ पर चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव बिना चुनाव के ही लागू किया गया है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंध में सबसे पहले चुनाव को किस राज्य ने संपन्न करवाए, तो वो आंध्र प्रदेश आएगा। वो आपको नोट कर लेना है इसमें। देखिए दोस्तों, सिर्फ ये जो नोट्स हैं, इसके अलावा भी मैंने जो आपको सारी बातें बताई है, जो वो भी बातें बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी आप अपने नोट्स में वीडियो के साथ साथ नोट करते जाना। आशा करता हूँ कि आपको ये जो पंचायती राज व्यवस्था वाला जो टॉपिक है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और आप इसको 2-3 बार देखना और अपनी नोटबुक के अंदर उतार के इसका बार बार रिवीजन करते रहना। क्वेश्चन इसी के अंदर से ही आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।